नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपने भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। ये कथानक एपिसोड हमारे उन भोले भाले किसान भाइयों को समर्पित है जो किसान आंदोलन के जाल में फंसे हुए हैं और इस कड़ाके की ठंड की मार झेल रहे हैं और जो देश विरोधी ताकतें हैं, जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, जिसको आप सभी लोग भ्रम, भूल या गलती से कांग्रेस कह रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस वो नहीं है, और वाम दल जो कि किसान आंदोलन के कंधे पर रख करके भारत विरोधी, भारत को अस्थिर करने की और भारत की आर्थिक प्रगति को रोकने की जो अहम मंसूबों को अंजाम देने की साजिश कर रहे हैं, उनके शिकार हो रहे हैं। तो उन भोले भाले किसान भाइयों को यह एपिसोड समर्पित है। इस साजिश में फंसे हुए हमारे भोले भाले किसान भारतीय भाई बहनों को और सभी भारतीय भाई बहनों को याद रखना चाहिए कि इसी प्रकार CAA के मामले में इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के माताओं और बहनों को सिखाकर, पढ़ाकर, उनके दिमाग में जहर भरकर शाहीन बाग में बिठा दिया और उन्हीं के कंधों पर अपने इसी तरह के खतरनाक मंसूबों को, इतने खतरनाक भारत विरोधी मंसूबों को अंजाम देने के लिए इस तरह की साजिश किया था। इन्हीं जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी और वाम दल और इनके जो साथ जो इनकी भुजाएं हैं अन्य रूपों में, जैसे PFI है, SDPI है, सिमी है, इस प्रकार की। तो शाहीन बाग में भी जो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज की माताएं और बहनें हैं, उनको उनके दिमाग में जहर भर करके, सिखा के, पढ़ा करके शाहीन बाग में बिठाया और उनके कंधों पर इसी तरह का बंदूक चलाया। और ये हमारे भोले भाले किसान भाई जो कि इस साजिश में जो फंसे हुए हैं, उनको यह भी याद रखना चाहिए और हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को याद रखना चाहिए कि ये जो जो सरकार है और जिसका मुखिया
ये मोदी महोदय हैं, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हैं, तो इतनी कायर और निकम्मा हैं कि 2.5-3 महीने तक हमारे दिल्ली के लोग, हमारे दिल्ली के गरीब भारतीय भाई बहन उस तकलीफ को झेलते रहे और घूम घूम करके वो जो ऑटो वाले भारतीय भाई बहन, रिक्शे वाले और भी तकलीफ झेलते रहे। लेकिन ये निकम्मी सरकार, ये निकम्मे मोदी महोदय और निकम्मे उनके अमित शाह या बीजेपी वाले कदाप उन माताओं और बहनों के पास नहीं गए जिनके दिमाग में इन देश विरोधी ताकतों ने, देश विरोधी ताकत से मतलब जो राजनीतिक दलों के बेस में हैं, जो भारत विरोधी ताकतें हैं, जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी, जिसने कि भड़काया भी था सरेआम, और उनके जो और वाम दल और जीएनपीसी के जो भुजाएं हैं, पीएफआई, सिमी के द्वारा जो है वो सिखाए पढ़ाए और उन्हीं के कंधों पर बंदूक रख करके अपने मंसूबों को जो अंजाम दे रहे थे, तो उनके पास बीजेपी का कोई भी नेता गया नहीं। इस निकम्मी सरकार का कोई भी प्रतिनिधि वहाँ नहीं गया और उनके भाग पर छोड़ दिया, और उनके इस भाग पर भी छोड़ दिया कि वो इन देश विरोधी ताकतों का वो भी शिकार होते रहे। हमारे दिल्ली के गरीब जो कि दैनिक मजदूरी पर निर्भर रहते हैं, हमारे गरीब भारतीय भाई बहन, उनको भी उस भाग पर छोड़ दिया, और इस देश में जो दुर्व्यवस्था फैल रही थी, तो उसका शिकार हो रहा था, वो देश को भी छोड़ दिया और एक कार्रवाई नहीं की इस निकम्मी मोदी सरकार ने और ये निकम्मा जो प्रधानमंत्री मोदी ने। और बल्कि दूर दूर से कहते रहे कि इनको ऐसा किया जाए कि इनको करंट लगे। ये इनका दृष्टिकोण था। अपने ही माताओं और बहनों को ये करंट लगा रहे थे, ये इनका दृष्टिकोण था। तो ये जो निकम्मी सरकार है और कायर भी है और अराजक और कैटिक और एनार्किक सरकार है, वो आपके पास नहीं जाएगी। और दिल्ली के जो गरीब और आम नागरिक हैं, और ख़ास करके जो रोज़मर्रा की मजदूरी के आधार पर जिनकी रोजी रोटी चलती है और जिनका जीवन बहुत दुभर हो गया है, तो उनको भी बचाने के लिए ये निकम्मा सरकार जाएगी नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे वो भोले भाले, मासूम और निर्मल और निश्चल मन के किसान भाई जो कि इस दुविधा में फंसे हुए हैं, उनसे भारतीय जनता दल का विनम्र निवेदन है कि आप इस आंदोलन के जाल से बाहर निकल आइए। इसी तरह का निवेदन भारतीय जनता दल खुद उस शाहीन बाग में रात के 11 बजे जाकर निवेदन कर रहा था और उन माताओं और बहनों को यह निवेदन किया। और हालांकि वो जिस माहौल में उनको रखा गया था और जिस तरह का वो जहर उनके दिमाग में भरा गया था, वो नारे लग रहे थे कि छीन के लेके आज़ादी, छीन के लेके आज़ादी। हमने और हमारे पदाधिकारियों ने बताया कि भाई इस तरह का जो खतरनाक नारा आपके माध्यम से लगवाया जा रहा है, इसका बहुत ही गलत संदेश जाएगा और देश विरोधी ताकतें इसका बहुत ही बेजा इस्तेमाल करेंगी। तो इतने खतरनाक नारों से आप लोग बचिए। और वहाँ पर हम अपना भाषण के जरिए अपने उन माताओं बहनों को समझाने वाले थे। बिजली कटी हुई थी, मेरा नाम रजिस्टर में प्रवक्ता के रूप में लिखा हुआ था,
लेकिन बिजली कटिंग होने का कारण ये बताया गया कि ये भाषण संभव नहीं है। एक टीवी चैनल वाला वो लाइव टेलीकास्ट कर रहा था। हमारे पदाधिकारियों ने निवेदन किया कि सर इसी में जो भी कहना है अपने माताओं बहनों को उसी में कह दीजिए, अब बिजली नहीं आएगी और यही एक विकल्प बचा हुआ है। हमने साफ कहा कि हमारे ये माता बहनें जो इस तरह से देश विरोधी ताकतों के द्वारा बिठाई गई हैं वो बहुत ही भ्रम और बहुत ही अफवाह की शिकार हैं और इनको इस भ्रम और शिकार से बचना चाहिए। तो इस पर जो वो एंकर था जो कि लाइव टेलीकास्ट कर रहा था, वहाँ से लोगों की प्रतिक्रिया ले रहा था, जब हमने इस तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त की उसने स्पॉन्टेनियसली स्वतः यह प्रतिक्रिया व्यक्त किया कि बीजेपी को डूबकर मर जाना चाहिए, जो काम बीजेपी को करना चाहिए वो आपकी भारतीय जनता दल आकर के इन माताओं और बहनों को निवेदन करके कह रही है। कहने का तात्पर्य कि ये जो मोदी जी की सरकार है, स्वयं मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो आप सभी को जानना चाहिए और YouTube के माध्यम से भारतीय जनता दल बराबर ये संदेश के माध्यम से ये अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को समझा रहा है कि ये मोदी महोदय इन्हीं भारत विरोधी ताकतों जो GNPC है, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी, जिसको कि आप लोग भ्रम या भूल या गलती से कांग्रेस कह रहे हैं, वो और वाम दल, इनके जो कि इस मुल्क की, भारत मुल्क की सबसे अभिशाप हैं, उसको नष्ट में नाबूद करने के बजाय, उसको समाप्त करने के बजाय, उसको ठिकाने लगाने के बजाय ये मोदी महोदय उसकी रक्षा कर रहे हैं, उनके आरोपों को झेलते हैं, उनको गोद में बिठा करके उनको पाल रहे हैं। तो ये कभी भी आपके पक्ष में और ख़ास करके हमारे जो दिल्ली में और दिल्ली के आसपास के लोग हैं जो कि इस आंदोलन की परेशानी झेल रहे हैं और उसमें खास करके गरीब और दैनिक आमदनी पर निर्भर रहने वाले गरीब भारतीय भाई, मजदूर भारतीय भाई बहन हैं, कभी भी उनकी रक्षा के लिए, उनके बचाव के लिए और उनको इस स्थिति से निकालने के लिए ये निकम्मी सरकार कभी भी आगे नहीं आएगी, न आई है आज तक। तो बेहतर यह होगा कि पूरी स्थिति का आकलन करते हुए भारतीय जनता दल का उन भोले भाले किसान भारतीय भाई बहनों से एक विनम्र विनती है, विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग इस आंदोलन से, और वो आंदोलन है भी नहीं, इन भारत विरोधी ताकतों की एक साजिश है, उससे आप लोग वो अलग कर लें और अपने अपने घरों में चले जाएं और इसी प्रकार अपने आदरणीय भारतीय भाई बहन और हमारे भोले भाले किसान को यह भी याद रखना चाहिए कि अंतिम दिन जो हमारी वो माताएं बहनें शाहीन बाग में बैठी थीं और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना जोर लगा लिया और जब कोई फर्क नहीं पड़ा, उसी समय कोरोना की मार पड़ रही थी। भारतीय जनता दल को बहुत चिंता हो गई और उन माताओं बहनों से विशेष निवेदन किया भारतीय जनता दल ने इसी यूट्यूब के माध्यम से, और भारतीय जनता दल उन माताओं बहनों का विशेष रूप से शुक्रगुजार भी है और काफ़ी राहत महसूस किया कि भारतीय जनता दल की अर्ज की विनती को उन माताओं बहनों ने ध्यान दिया, गौर किया, विचार किया और वहाँ से उठ गई और अपने घरों में सुरक्षित पहुँच गई और कोरोना के खतरे से वो बच गई। ये भारतीय जनता दल के लिए बहुत ही राहत का विषय आज भी है, तब भी था। तो उसी तरह का निवेदन भारतीय जनता दल अपने आदरणीय
भोले भाले और निश्चल और निर्मल और निष्कपट निर्मल मन वाले किसान भाइयों से ये नम्र निवेदन करना चाहता है कि इन देश विरोधी ताकतों के जाल में, उनके साजिश से बिल्कुल अलग अलग होकर और इस तरह के आंदोलन से अब अपने को अलग करते हुए और अपने अपने घरों में सुरक्षित पहुंच जाइए। और इस जो ये कड़ाके की ठंड है, इससे आपका बचाव हो सके। और हमारे दिल्ली और दिल्ली के आसपास कि हमारे आम भारतीय भाई बहनों की जो परेशानी है वो परेशानी से उनको बचाया जा सके। तो इस तरह का तो इस तरह की पहल आपको उठाने का भारतीय आवाम ताकत दल आप सभी से विनम्र विनती करता है। ये कायर सरकार, ये निकम्मा प्रधानमंत्री मोदी और उसकी सरकार कदाप जो है न आपके पास आएगी, न हमारे जो आम नागरिक हैं दिल्ली या दिल्ली के आसपास उनको राहत देने के लिए और उनकी रक्षा के लिए और उनके बचाव के लिए कदाप नहीं आएगी। क्योंकि निकम्मा सरकार है, इसका सभी कुछ झूठा है, इसका राष्ट्रवाद भी झूठा है, इसका सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भी झूठा है। सिर्फ इसका दो ही काम है, इन देश विरोधी ताकतों को पालना और उनकी रक्षा करना और उनके आगे घुटने टेकना और उन्हीं को दिखा करके अपने पक्ष में वोट का माहौल बनाना। तो इतनी खतरनाक साजिश जब से मोदी महोदय को प्रधानमंत्री बन के आए हैं 2014 से वही खेल रहे हैं। ये सिर्फ कुछ जो है वो नितिन गडकरी के जो सड़क का एक्सप्रेसवे वगैरह का काम दिखा करके, पीयूष गोयल का जो रेलवे का काम दिखा करके बस, और विदेशों में घूमना और इस देश की जनता उनको प्रधानमंत्री बना दे, ये विदेशों में घूमते रहें, सेना अपना काम करे और जो है और जब इस तरह की समस्या है तो फिर उसी जनता से अपेक्षा करते हैं कि जनता ही आकर के इसका समाधान करे, जनता ही इनको वोट देकर प्रधानमंत्री बना दे। और इस तरह की जब भी समस्या है तो फिर जनता की ओर ही इशारा करते हैं कि जनता आकर इसका समाधान करे। तो इतने निकम्मा प्रधानमंत्री आज तक देखा नहीं गया। और आगे आने वाले एपिसोड में कथानकों में ये स्पष्ट किया जाएगा कि इतनी निकम्मापनी कोई अपने आप में नहीं है, इसके पीछे भी साजिश है कि ये जो बीजेपी है इसका उद्गम स्थान जो है जनसंघ है। जनसंघ के संस्थापक जो है वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन है? जो कि नेहरू मंत्रिमंडल नेहरू मंत्रिमंडल के सदस्य थे। नेहरू मतलब जीएनपीसी और नेहरू मतलब इस देश का सबसे बड़े अभिशाप। तो वहीं से इस बीजेपी का उद्गम स्थान है। इसलिए बहुत शातिराना ढंग से ये जो बीजेपी है या जनसंघ है उसका इस जीएनपीसी का, जो कि इस देश के लिए सबसे बड़ी अभिशाप पार्टी है, और अब तक जो भारतीय जनता ताकत दल ने बताया है और आगे भी बताता रहेगा, उसकी ये रक्षा करते हैं। तो भारतीय जनता ताकत दल फिर अपने उन मासूम भोले भाले निष्कपट निर्मल मन वाले किसान भाइयों से विनती करता है कि आप जो है भारत विरोधी इस जो साजिश है जो कि किसान आंदोलन के नाम पर चलाई जा रही है, उससे आप लोग तुरंत अपने को अलग कर लें, अपने घरों में चले जाएं। और दिल्ली के लोग और दिल्ली के आसपास के भारतीय भाई बहन जो नागरिक हैं हमारे देश के, उनको भी मैंने उनकी भी परेशानी का ख्याल करते हुए ताकि उनको भी इस परेशानी से जो उनका जो रोड ब्लॉकेड हो गया है, जो जब आ सकते हैं न जा सकते हैं,
और जो खास करके जो गरीब भारतीय भाई बहन जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में जिनकी रोजी रोटी यानी रोजमर्रा की आमदनी पर निर्भर रहती है, उनका परिवार वो निर्भर रहता है, तो उनको भी राहत आप दिला सकते हैं। ये इन देश विरोधी ताकतों का किसान आंदोलन के नाम पर जो ये साजिश चलाई जा रही है, उससे अपने को अलग करके, तो ऐसा आप जरूर करिए, तुरंत करिए। और शाहीन बाग में जिस तरह से भारतीय जनता दल ने निवेदन किया था और वो वहाँ से माताएं बहनों ने इसका अनुसरण किया और उस साजिश से बची, वही निवेदन आपसे भारतीय जनता दल आप सभी से कर रहा है। और इसके आगे भी कभी भी इन देश विरोधी ताकतों के जाल में मत आइए। और इसके समाधान के लिए भारतीय जनता दल आप लोगों के बीच में आएगा, बताएगा। वो समाधान कभी भी इन देश विरोधी ताकतों के जाल में न फंसने से है, और न ये जो निकम्मा और निकम्मी जो सरकार है मोदी की, और जो बीजेपी के झूठे राष्ट्रवाद, झूठे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, राष्ट्रभक्ति के जाल में फंसने से भी वो समाधान निकलने वाला नहीं है। चूंकि देखिए, देश ने जब यूपीए मैंने वैसे तो एनपीसी का पूरा रिकॉर्ड रहा है इस देश को लूटना, लेकिन देश ने खास करके देखा होगा यूपीए 1 यूपीए 2 के दौरान महंगाई और भ्रष्टाचार इसी दो का रिकॉर्ड रहा है। और रिपोर्टें यह भी है कि 35 से लेकर 40 लाख करोड़ की लूट हुई है। और हर दिन कोई न कोई भ्रष्टाचार और महंगाई का बढ़ना, पेट्रोल के दामों का बढ़ना, यही समाचार आता था। देश ऊब करके बड़ी आशा के साथ मोदी जी को वोट दिया, और इस आशा से भी वोट दिया कि ये जो जेएनपीसी ने, जो जेएनपीसी के जो चंगू मंगू हैं, जिन्होंने लूट करके यहाँ भी तमाम अपना आर्थिक व्यापार फैलाया हुआ है, भारत के अंदर भी, और लूट कर विदेशी बैंकों में भी जो जमा किया है, सारी संपत्तियों को जब्त करके भारत माने वो, और भारत की जनता के खजानों में या सरकारी खजानों में वो वापस लाएंगे। इसी उम्मीद के साथ इस देश की जनता ने इनको, मोदी जी को वोट दिया, उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाया। लेकिन सारी आशाएं बिल्कुल वो धराशायी हो गई, धूमिल हो गई, एक पैसा भी लाए भी नहीं। और वो ये इनको पता था कि यदि लाई जाएंगी तो सब में नाम उजागर होगा इसी जेएनपीसी का। और चूंकि जेएनपीसी को इनको बचाना है, तो न तो ये पैसा लाए और न तो इनका नाम उजागर किए। तो इस तरह से मोदी सरकार की जो है इस जेएनपीसी को बचाने में जो देश के खिलाफ गद्दारी है, वह देश को और हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। और अब जो उस तथ्य पर एक चर्चा की जाएगी कि जो कि भारतीय जनता दल बराबर कह रहा है कि ये जो मोहनदास करमचंद गांधी है, जिसको कि जेएनपीसी वालों ने वो राष्ट्रपिता बना दिया, सत्य और अहिंसा का पुजारी बना दिया, वो कितना बड़ा गद्दार था और कितना बड़ा भारत विरोधी था, उसका एक तथ्य यूट्यूब में जो बीबीसी जो न्यूज़ के जरिए उसको मैंने जो बीबीसी मैंने किस रूप में कह रहा है, उसमें देखने की जरूरत है। और उसी के संदर्भ में भारतीय जनता दल अब आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा है। ये सभी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को जानना चाहिए कि इस जेएनपीसी ने, गांधी नेहरू परिवार चैनल चौकड़े ने भारत का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा है
जिसको इसने विशेष न किया हो, गंदा न किया हो और इसको अपने स्वार्थ में उसको कंट्राइव न किया हो, ऐठा पैठा नहीं हो, तो इतिहास लिखवाने से लेकर के जुडिशियरी में, न्यायपालिका में अपने तत्वों को भरने से लेकर के, बौद्धिक वर्ग में अपने अपने तत्वों को भरने से लेकर के और अपने पक्ष में तमाम मीडिया को स्थापित करने से लेकर के और पूरे समाज में पूरा बांट बांट करके पूरे भारतीय समाज को तार कर देना, देश को लूटना, यही इसकी वो फितरत रही है। तो उसने विदेशी मीडिया जो एक बीबीसी है, जो कि ब्रिटेन का है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, वह भी बहुत ही खतरनाक भारत विरोधी एक मीडिया है और कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ता है कि भारत में कोई घटना हो वो उसको भारत विरोधी रंग से वो न रंगता हो और वही भारत विरोधी रंग चढ़ा करके भारत में लोगों को भड़काता है। तो उसी के वर्जन में, उसी के कथन में जो किस तरह की गद्दारी की गई, हालांकि वो तो साबित कर रहा था कि इसमें गांधी की कोई गलती नहीं है, लेकिन कुछ तथ्यों का उजागर उसने किया। उसने इस बात को तस्दीक किया कि 1947 में जब सत्ता का हस्तांतरण होना था, उसके 1 साल पहले ही इसने अंग्रेजों ने आंशिक रूप से सत्ता सौंप दी। एक जो है इंटरिम या अंतरिम यानी मंत्रिमंडल बना और उस अंतरिम मंत्रिमंडल का जो है वो प्रधानमंत्री बनना था और उस अंतरिम मंत्रिमंडल का प्रधानमंत्री वही बनता जो उसमें कांग्रेस का अध्यक्ष बनता। कांग्रेस के अध्यक्ष उसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। मौलाना अबुल कलाम को आज़ाद को यही गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी चिट्ठी लिख करके उनसे वो इस्तीफा दिलवाया। ये सारे वक्तव्य उसके बीबीसी के हैं। कोई वो इस टॉपिक पर कोई जो है उसमें यूट्यूब पर कोई भी उसको देख सकता है उसको। तो ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी मौलाना आज़ाद जो कि उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उस चिट्ठी लिख करके उनसे वो इस्तीफा दिलवाया ताकि वो ना जो है वो प्रधानमंत्री बन जाए। तो उनसे इस्तीफा दिलवाया। अब फिर बारी आई वो नए कांग्रेस अध्यक्ष को चुनने की। तो जैसा कि कांग्रेस का संविधान था कि कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए जो प्रांतीय इकाइयां जो कि 15 प्रदेश थे तो 15 प्रांतीय इकाइयां थी, तो उनको प्रस्तावित करना था। तो 15 में से 12 ने प्रस्तावित किया था पटेल के पक्ष में और एक ने किया था शायद जेबी कृपलानी के पक्ष में और किसी ने शायद वो सीता वीर मैया पट्टा वीर मैया के पक्ष में, कुछ ऐसे था। लेकिन नेहरू के पक्ष में कोई नहीं था। मतलब कि पूरी कांग्रेस जो है नेहरू के खिलाफ थी। अब यहीं से वो गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की गद्दारी जरा देखिए। वो भाप गया कि इस कांग्रेस में कोई भी नेहरू के पक्ष में नहीं है और कैसे नेहरू को वो प्रधानमंत्री बनाता है, इसको गौर से आप लोग सुनिए। तो और उस कांग्रेस में इसे मोहनदास करमचंद गांधी के चमचे बहुत थे। चमचा नंबर 1 गोविंद बल्लभ पंत, चमचा नंबर 2 जेबी कृपलानी। तो क्या किया, जैसे कि आजकल भी यही सब लिखवा लेते हैं कि भाई
कि हमको अध्यक्ष नहीं बनना, हमको अध्यक्ष नहीं बनना है। तो ये जितने भी कांग्रेस के नेता थे सबसे लिखवा लिया, मौलाना आजाद से लिखवा लिया, और जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से भी लिखवा लिया, और जेबी कृपलानी तो खैर चमचा था ही, गोविंद पल्लव पंत तो चमचा था ही, सबसे लिखवा लिया कि हम जो है अध्यक्ष पद के दावेदार नहीं हैं। और यही चीज जो है पटेल से भी लिखवाने की कोशिश कर रहा था। तो पटेल जो है वो लिखने के पक्ष में नहीं थे। तो वो लिखा हुआ कि जिस पर वो दस्तखत नहीं कर रहे थे पटेल, वो कागज जेबी कृपलानी ने एक बैठक बुलाया इस गद्दार, और ये जो है मैंने कितना नाटकी था कि 10-12 वर्ष पहले ही ये कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे चुका था ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी। कांग्रेस का सदस्य न होते हुए भी कांग्रेस को इस तरह से जकड़े हुए था, और इस तरह से उस पर हुकूमत चला रहा। उसको नमूना देखिए, जो कांग्रेस का सदस्य है ही नहीं। तो पटेल जी जो है तैयार नहीं थे उसके लिए। तो वो जो लिखा हुआ था कि मैं कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मैं तैयार नहीं हूँ, या मैं इस्तीफा देता हूँ, या मैं इस पक्ष में नहीं हूँ। और जिस पर कि पटेल जी को दस्तखत करना था, वो जेबी कृपलानी ने वो कागज जो है वो इस मोहनदास करमचंद गांधी की ओर बढ़ा दिया। मोहनदास करमचंद गांधी फिर जो है पटेल की ओर देखे, और फिर वो मुस्कुराने लगे। फिर वो नेहरू की ओर देखे। नेहरू कहा कि भाई नेहरू देखो, तुम्हारे वो तुम्हारे पक्ष में कोई भी नहीं है। ये बोल करके फिर वो गांधी जो पेपर जो उसको मिला था जेबी कृपलानी से, वो कागज फिर इनकी ओर बढ़ाया, सरदार पटेल को। तो सरदार पटेल तुरंत समझ गए, और उन्होंने उस कागज पर दस्तखत कर दिया कि मैं अध्यक्ष पद के लिए मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। किस तरह से मानसिक जरा चाल देखिए, मैंने इतना चक्कर चलवाया और मानसिक दबाव डाला सरदार पटेल पर। मैंने सरदार पटेल पर प्रधानमंत्री की दौड़ में किसी पक्ष में, नेहरू पक्ष में, और जिस नेहरू पक्ष में कांग्रेस में एक भी नेता नेहरू पक्ष में था ही नहीं। अब बाद में अच्छा, इस बात को बीबीसी ने भी वो यूट्यूब में बता रहा था कि बाद में सिर्फ इसी घिनौनी यानी कुकृत्य के लिए सिर्फ एक ही नेता, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस पर टिप्पणी की थी कि बापू ने ग्लैमरस नेहरू को सरदार पटेल की अपेक्षा सामने लाए और उसको जो है वो प्रधानमंत्री बनवाया। तो इस पर कोई टिप्पणी तो नहीं किया, लेकिन बाद में ये खुलासा किया कि वो नेहरू को इसलिए जो है वो खुद बोला था, नेहरू को इसलिए प्रधानमंत्री बनवाया कि पूरी कांग्रेस में नेहरू ही जो वो दूसरा अंग्रेज है। जरा इस तथ्य को बड़े गौर से आप सुनिए। गांधी ने इस बात को कबूला था और सार्वजनिक रूप से बोला था कि वह नेहरू को प्रधानमंत्री इसलिए वो बना रहा है कि नेहरू जो है दूसरे अंग्रेज हैं। और उसका तर्क क्या था कि एक अंग्रेज ही जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध बना करके भारत को मजबूत कर सकता है। ये तर्क था गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी का। इन सारे यानी वो कुतर्कों का सहारा लेकर के
इस गद्दार माने नेहरू को प्रधानमंत्री बनवाया और फिर इसके बाद देश ने क्या क्या भुगता। और फिर इसके बाद आया कि जब वो सत्ता हस्तांतरण की बात आई सन 47 में, तो इस तरह की साजिश पर तो जो है सिर्फ एक जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपना वक्तव्य दिया, लेकिन नेहरू से ज्यादा उम्र दराज, तजुर्बा, क्वालिफिकेशन में जिन्ना साहब इससे बहुत आगे थे। इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की कारगुजारियों को वो बहुत ही गौर से देख रहे थे। उन्होंने खुद वो प्रधानमंत्री के पद का दावा ठोक भी दिया कि इस नेहरू से के पक्ष में मैं तो गांधी ने सबको दबा दिया है, लेकिन मैं इसका वो दावेदार हूं। अब जो दूसरी समस्या आ गई कि एक दावेदार वो खड़ा हो गया। इस दावेदार को किस तरह से शांत करना है, और शांत करके भी यदि देश बांटने की बात आएगी तो देश बांटने का इल्जाम भी जो है इसके मत्थे पर मरना है। और वो इल्जाम मरने में यह जो भारत विरोधी और देश का दुश्मन ये नेहरू था, उसने आरएसएस जैसे कट्टरवादी मानसिकता का बहुत दोहन किया, सिर्फ इसलिए कि उसको जीएनपीसी के नेहरू को पूरा भरोसा था कि जिन्ना के मामले पर आरएसएस जो है उसका पूरा समर्थन करेगी। और आरएसएस और बीजेपी आज भी देश के विभाजन पर नेहरू का ही जो है वो समर्थन करती है। अमित शाह जो सबको ध्यान में रखना चाहिए कि जब धारा 370-35 से संसद पर जब संसद में बहस हो रही थी, यही अमित शाह महोदय जो कि केंद्रीय गृह मंत्री थे, वो इन कांग्रेसियों की ओर इशारा करके बोल रहे थे कि आपने धर्म के आधार पर देश को बांटा, तो आप क्या होता है। अरे आगे यदि थोड़ी भी हिम्मत होती इसे अमित शाह में, अच्छा अमित शाह को लोग बोलते हैं कि सरदार पटेल के बाद ये दूसरे वो लौह पुरुष हैं। ये कैसा लौह पुरुष? अरे ये तो जो है वो मोम पुरुष भी नहीं है, यह मोम पुरुष भी नहीं है। लौह पुरुष की क्या बात है? यदि इसमें यदि अमित शाह में थोड़ी भी गैरत होती तो बोलता है कि नेहरू ने इस देश को बांटा है, और उसका इल्जाम मरा है जो है वो जिन्ना साहब के ऊपर। ये होता है लौह पुरुष की निशानी। लेकिन वो नहीं बोला, बस इतना ही बोल कर रह गए वो अमित शाह महोदय कांग्रेसियों के ऊपर कि आपने धर्म के ऊपर बांटा है। और ये जो देश विभाजन हमारे मुल्क भारत की पूरे इतिहास में ढूंढ डालिए, इससे बढ़ के कोई त्रासदी नहीं है, कोई ट्रेजेडी नहीं है। इसके पहले जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसमें 25 से 26 हजार लोग मारे गए थे। लेकिन भारत विभाजन में 25 से 30 लाख लोग जो है लोग सिर्फ भारत के ही मारे गए, और वो भी आपस में मार काट के द्वारा। और कौन आपस? जो कि कुछ ही दिन पहले मिल करके कंधा से कंधा मिला करके अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ देश को आजाद कराने के लिए आंदोलन चलाए थे। ये सारी बात ये दोनों गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और ये नेहरू जानते थे, लेकिन सत्ता हथियाने के अंधेपन के आगे इनको कुछ भी नहीं देख रहा था। न तो 25 से 30 लाख लोगों की जान दिखाई दे रही थी,
और 3 करोड़ लोगों के जो हमारे भारतीय भाई बहनों के घर उजड़े, न तो वो दिखाई दे रहा था। और जो लोग इसको इस तरह से डिफेंड करते हैं कि नहीं वो जिन्ना साहब ने किया था, पहले इस तथ्य पर गौर करें वो लोग कि कांग्रेस ने देश को बांटने का प्रस्ताव पास किया हुआ है, और जबकि कांग्रेस जो है देश को बांटने का प्रस्ताव जो है वो पास करने के पक्ष में नहीं थी। यही गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने उसी तरह का दबाव, जिस तरह का दबाव डाल करके पटेल को पीछे करके और नेहरू को आगे करके नेहरू को प्रधानमंत्री बनवाया, उसी तरह का दबाव डाल करके कांग्रेस से देश को बांटने का प्रस्ताव कांग्रेस से पारित करवाया। और झूठ क्या बोला कि ये नेहरू जाकर के माउंटबेटन के आगे बोला है कि यदि हमको प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया तो मैं कांग्रेस को तोड़ दूंगा। तो ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी उन कांग्रेस वालों को समझाने में कामयाब हो गया कि कांग्रेस को कांग्रेस न टूटे, कांग्रेस को बचाने के लिए देश को तोड़ना लाजमी है, उचित है। ये समझाने में वो गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी कामयाब हो गया और उसने देश बांटने का प्रस्ताव कांग्रेस से पारित करवा दिया। तो इस तथ्य को भी पूरे देश के लोग जाने, और जिनके दिमाग में ठूसा गया है कि नहीं देश बांटने का जिम्मेदार जिन्ना है, वो भी इस बात को अच्छी तरह समझ लें। और नेहरू की गद्दारियों की तो मतलब कि एक बहुत बड़ी लंबी फहरिस्त है। इसी ने हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को रूस में मरवाया। उनके परिवार पर इसने जासूसी करवाई जब तक ये जिंदा रहा। और माउंटबेटन से मिलकर के उसी हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अंतर्राष्ट्रीय अपराधी घोषित करवाए। बताइए ये गद्दारी इसकी। ये तो सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ, और देश के खिलाफ तो खैर देख ही लीजिए कि भारत की जमीन भी दे दिया, तिब्बत भी दे दिया, कश्मीर जो भारत में विलय हो चुका था वो कश्मीर जो है उसका कश्मीर में धारा 370 और 35 से ये नेहरू का ही पाप है, उस गद्दार नेहरू का ही पाप है। और कश्मीर को पाकिस्तान की कॉलोनी उपनिवेश बना दिया, जिसमें आतंकवादियों का, अलगाववादियों का और पाकिस्तान परस्तों का बोलबाला स्थापित हो गया। और वो आतंकवादी इस कदर हिंसक हो गए कि हमारे कश्मीरी पंडित भारतीय भाई बहनों को किस तरह निकाले थे, ये कई बार ये बताया गया है और फिर भी बताया जा रहा है कि पहले तो हत्या किया 25-30 की, जिसमें कि महिलाएं और बच्चे थे, हत्या करके आतंकित किया। फिर मस्जिदों के लाउड स्पीकरों से ये ऐलान कराया कि ये अच्छा, मैंने वो कश्मीरी पंडित नहीं सब बोलते थे, आतंकवादी बोलते थे इंडियंस। ये इंडियंस यदि अपनी सलामती चाहते हैं तो अपनी आजाद औरतों को छोड़कर चले जाएं, इस तरह अपमानित करके। इसकी जड़ में नेहरू है। लेकिन जब भी टीवी डिस्कशन होता है तो बीजेपी आरएसएस के प्रवक्ता वो लपेटना चाहते हैं, लपेटने की कोशिश करते हैं, निशाना बनाते हैं हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को। और उसी प्रकार का दुखड़ा यह है कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से जो प्रवक्ता जाते हैं वो भी अपने को उसी पृष्ठभूमि में अपने को अपोलोजेटिक और जो है दोषी मानते हुए फिर जो है उसको डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। दोनों में से कोई इस चीज को बेनकाब करने की कोशिश नहीं करता है कि इसकी जड़ में वो गद्दार नेहरू है।
ये इसीलिए भारतीय जनता दल को बहुत दिक्कत हो रही है कि भाई इस देश का दुखड़ा इन गद्दारों से है, नेहरू से है। गद्दार नेहरू, गद्दार अब इंदिरा, गद्दार जो है वो राजीव, पूरे पूरे जेएनपीसी जो गद्दारी है, जो इस देश के अभिशाप है, उस अभिशाप को ये मोदी जी जो है वो रक्षा कर रहे हैं। कुछ भी तांडव करे, सीए पर हिंसा फैला दे, कोई कार्रवाई नहीं करनी है, और जो है किसान आंदोलन पर भी करे कोई कार्रवाई नहीं करनी, क्योंकि इनको एनपीसी की रक्षा करनी है। तो खैर, अब ये एपिसोड लंबा न होने पाए तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।